मैं जब भी नहा कर बाहर निकलती तो मेरा भाई मेरा गीले कपड़ों को अजीब तरीके से देखता। मुझे उसकी नजरें कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देती। एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नहाते हुए कोई देख रहा है। मैंने फौरन से कपड़े लिपेट कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे दरवाजा खोलने से पहले ही कोई वहां से भाग गया। मेरा शक भाई की तरफ ही गया, क्योंकि वो कुछ दिनों से मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। मैं जब भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही होती तो वो मुझे चोर नजरों से देखता। एक दिन घर पर कोई नहीं था और मैं वॉशरूम में शावर ले रही थी। न जाने कहां से भाई दबे कदमों के साथ वॉशरूम में आ गया और फिर शावर के नीचे मेरे साथ। शाम के 5 बजे का वक्त था जब मैं यूनिवर्सिटी से अपने घर में दाखिल हुई। मैं जब भी यूनिवर्सिटी से आती तो मेरी माँ मुझे गरम गरम चाय बना कर देती, लेकिन आज जब मैं टीवी लाउंज में आकर बैठी तो टेबल पर चाय नहीं थी। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर अचानक मुझे अम्मा के कमरे से चीख की आवाज आई। मैं भागती हुई उनके कमरे में दाखिल हुई। बारिश का मौसम हो रहा था। मेरी नजर जब अम्मा पर पड़ी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई थी और साथ में मेरा भाई खड़ा था जो गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने जब भाई को गुस्से में देखा तो मैं थोड़ा सा डर गई। भाई ने मुझे देखा और बोला, पकड़ो अपनी माँ को संभालो। मुझे तो इसे माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हैरान हो गई कि ऐसा भी क्या हो गया है। मुझे बहुत फिक्र होने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तब मैंने अपनी माँ का सर उठाया तो देखा कि उनके सर से खून आ रहा था। मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो लोग मेरी माँ को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि अब्बा का तो 4 साल पहले ही इंतकाल हो चुका था और बेवा होने की वजह से वो मेरी माँ की इसलिए भी और ज्यादा इज्जत करते थे। आज जब मेरी माँ यूं बेहोश हुई तो मोहल्ले के सब लोग परेशान हो गए। उन्होंने माँ के लिए एम्बुलेंस मंगवाई। फिर मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंच गई। रास्ते में उन्हें होश आया। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अस्पताल के बेड पर मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटी अपने भाई आमिर से शादी कर लेना। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी माँ ने ये बात बेहोशी में की है और शायद उन पर कोई दवाइयों का असर है, क्योंकि मरते हुए इंसान की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अक्सर ऐसे हालात में बेहोशी की हालत में होते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि माँ ये बात क्यों कर रही है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ ने एक वसीयत भी लिख रखी है जिसमें मुझे उसने भाई से शादी करने का कहा है। मैं और भाई एक ही घर में पलकर बड़े हुए थे। मैंने तो जब भी उसे देखा था वो मुझसे बहुत एहतराम से पेश आता था और कहा करता था कि तुम मेरी बहन हो। बाप ने भी हमेशा हमें प्यार दिया था, बल्कि आमिर को तो वो हमेशा आंखों पर बिठा कर रखते थे। इस वजह से आमिर उनका बहुत ज्यादा लाडला हो गया था। पर आज ऐसा क्या हुआ जो माँ को आमिर ने यूं गिरा दिया? और ऐसी भी क्या बात हो गई कि माँ ने मुझे अब मेरे भाई से शादी का कह दिया? मेरा वजूद कांपने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ है आखिर इसके पीछे क्या वजह है। क्या इसके पीछे कोई राज है जो मुझे मालूम नहीं है? माँ के पास बैठे बैठे मेरे जहन में हजारों सवाल गूंज रहे थे। यहाँ तक कि शाम का वक्त आ गया। हॉस्पिटल में ही माँ का इंतकाल हो गया। उनकी रूह ने जब उनके वजूद का साथ छोड़ दिया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। अब सिर्फ आमिर भाई का सहारा रह गया था। माँ का जिस्म ठंडा होने के बाद हॉस्पिटल वालों ने हमें डिस्चार्ज कर दिया। मैं अपनी माँ को लेकर घर पहुंची। आमिर भाई घर पर नहीं थे, शायद इसलिए ही कि सब लोगों को ये इल्म हो चुका था कि शायद आमिर ने ही अपनी माँ को मारा है। उसी ने अपनी माँ को धक्का दिया है। आमिर भी घर से गायब था। उसने किसी भी किस्म की सफाई नहीं दी थी। मैं अपने घर आ गई। पूरे 2 दिन रोने के बाद मुझे कुछ होश आया। रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। आमिर भाई माँ की वफात के 5 दिन बाद घर वापस आया था। किसी ने आमिर को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि आमिर अपनी माँ की जान ले सकता है। और फिर अचानक एक अजीबोगरीब वाकया हो गया जिसने उसकी सारी कहानी को मेरे सामने खोल कर रख दिया। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे अपने ही भाई से शादी करनी पड़ेगी। माँ की वफात के 40 दिन बाद संडे का दिन था जब हमारी फूफो घर में आई। वो मुझसे कहने लगी कि बेटी अब तुम अपनी माँ के बाद अकेले कैसे जिंदगी गुजारोगी? मैंने कहा फूफो इसमें जिंदगी गुजारने वाली कौन सी बात है? मैं पहले भी तो जिंदगी गुजार रही थी, अब भी गुजार लूंगी। आप खुलकर बात करें, आप कहना क्या चाहती हैं? फूफो मुस्कुराकर कहने लगी, देखो बेटी जब माँ दुनिया से चली जाए ना और बाप भी ना हो तो फिर बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। मैंने कहा फूफो आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अभी मेरी माँ को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आप मेरी शादी की बातें कर रही हैं। जिस पर मेरी फूफो कहने लगी कि शादी के बाद तुम नहीं करोगी लेकिन हम तो करेंगे। आमिर से तुम्हारी शादी करवानी है। उनकी ये बात सुनकर मैं अपने कानों को हाथ लगाने लगी। फूफो तौबा करें, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? आमिर तो मेरा भाई है और आप तो कहा करती थी कि मैं आमिर के लिए बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी, लेकिन अब ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली, बेटी तुम्हारी शादी तो तुम्हारे भाई आमिर से ही होगी, क्योंकि ये तो तुम्हारी माँ की वसीयत थी। मैंने पूछा कि आपको कैसे पता कि ये मेरी माँ की वसीयत है? ये तो उन्होंने मुझे अकेले में कहा था। जिस पर फूफो कहने लगी, बेटा देखो तुम्हारी माँ ने ऐसे ही कहा था, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती। मैं फूफो की बातें सुनकर परेशान हो गई।
मैंने कहा कि फूफो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आप मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे करवा सकती हैं? बहन की भाई से शादी कैसे मुमकिन है? मैं और आमिर एक ही जगह पर पले बड़े हैं, हमारा एक ही माँ बाप है। फिर आप ऐसी बातें करके क्यों गुनाह कमा रही हैं और हमें भी आजमाइश में डाल रही हैं? प्लीज चुप कर जाए, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। बेटी, आमिर से तुम्हारी शादी बिल्कुल जायज है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये बहुत लंबी बात है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। मैंने तुम्हारी शादी के लिए इंतजामात भी करने हैं। मैं तुम्हें बस इतना बताने आई थी कि तुम तैयार रहना, बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो ये कहते हुए चली गई। मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न होने लगा था। थोड़ी देर के बाद बाहर का दरवाजा नाक हुआ। सामने आमिर भाई खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई। फिर मैंने उनसे सवाल किया, आमिर भाई मुझे बताएं तो सही कि आखिर आपको हुआ क्या है? क्या आपको माँ की वसीयत के बारे में पता है? हाँ नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह से पता है। हमारी माँ पागल थी, न जाने किस तरह की वसीयत कर गई है, इसलिए मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये बात उन्होंने घर में दाखिल होते हुए बोली थी। वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं थी। आमिर भाई माँ के लिए गलत अलकाबात बोलने लगा। आमिर भाई, आपको शर्म नहीं आती? आप एक मरे हुए इंसान के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? जब से हमारे बाप की मौत हुई है, हमारी माँ ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, हालांकि वो दूसरी शादी भी कर सकती थी। क्या आपने माँ को मारा है? आमिर ने हाँ में सर हिला दिया। ये बात सच थी। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो उस वक्त ये लग रहा था कि ये कोई इत्तेफाक होगा। भला कोई औलाद अपने माँ बाप को कैसे मार सकती है? मेरी बात सुनकर आमिर ने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और कहने लगा कि उसके साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। वो इसी की हकदार थी। उनके साथ ऐसा करना मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और आमिर को थप्पड़ दे मारा। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम अपनी माँ की जान कैसे ले सकते हो? अगर तुम अपनी माँ को मार सकते हो तो मेरी जान लेने में तुम्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मुझे भी तुमसे खतरा है। ये बात सुनकर आमिर बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई? ना ही मैं कोई पागल हूँ और ना दीवाना। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा था कि अम्मा रोज तैयार होकर छत पर जाती थी। मैं यही सोचता था कि अम्मा छत पर क्या लेने जाती है। मैं जब भी उनके पीछे जाकर देखता तो वो किसी के साथ बातें कर रही होती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि माँ किसके साथ बातें करती है और क्या बातें करती है। एक दिन आधी रात का वक्त था। याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है, इसलिए मैं रात को देर तक जागूंगा। तुम मेरे लिए चाय बना देना। हाँ मुझे याद है, मैंने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। उसी रात मैं छत पर गया था। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। उस रात तुम्हें पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैंने परेशानी से पूछा। जब मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया तो माँ किसी के साथ बातें कर रही थी, लेकिन आज वो मोबाइल पर नहीं बल्कि छत पर कोई मौजूद था। ये देखकर तो मेरे बदन में आग सी लग गई थी। मैंने फौरन जाकर अम्मा को दबोच लिया। मैंने कहा कि आप किसके साथ बातें कर रही हैं? बजाय शर्मिंदा होने के माँ ने मुझे ही थप्पड़ दे मारा और बोली कि तुम हमारी बातों में दखल ना दो और जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। तुम क्यों हर वक्त मेरी टो में रहते हो? मैं अपनी जिंदगी जैसे मर्जी जीऊं, तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? माँ का थप्पड़ मुझे गुस्सा दिला गया था। मैंने सोचा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि अगर हमारी माँ के ऐसे ही लक्षण रहे तो हम बदनाम हो जाएंगे। शाम का वक्त था जब माँ दोबारा छत पर गई। मैं कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था कि कब हम खाना खाएंगे। जानती हो ना तुम कि हमारे घर में ऐसा ही हुआ था। आमिर मुझसे बातें करता जा रहा था, लेकिन मैंने उससे पूछा कि आप बताओ मुझे, तुमने माँ को धक्का क्यों दिया? मेरी बात पर वो रोते हुए कहने लगा, मैंने उन्हें धक्का जानबूझकर नहीं दिया था। मैं रात को उनके पीछे गया था। अम्मा फिर किसी आदमी से अजीब तरह की बातें कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। अब कोई भी रुकावट नहीं है। मैंने अपने बेटे को भी कंट्रोल कर लिया है। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। अब हमारा एक होना बहुत जरूरी है। मैंने जब उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखा तो अम्मा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी कि जाओ नीचे दफा हो जाओ, क्यों हर वक्त मेरा पीछा करते हो? मैंने कहा, माँ आप क्यों किसी से शादी करना चाहती हैं? आप क्यों हमारी इज्जत को नीलाम करना चाहती हैं? मैंने माँ के हाथ से मोबाइल छीनना चाहा। इसी छीना झपटी में माँ को धक्का लग गया और वो वहीं नीचे जा गिरी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, पर माँ के साथ जो हुआ वो इसी वाक़े के नतीजे में हुआ। शायद ये खुदा की तरफ से बदला था। मैंने कहा, आमिर खुदा इतनी जल्दी बदला नहीं लेता, और वो भी इतनी सी मामूली बात पर। तुम्हें पहले तहकीक तो कर लेनी चाहिए थी कि वो कौन है। तुम माँ से फोन छीनने की क्यों कोशिश कर रहे थे? और देखो अल्लाह ने माँ का कैसा पर्दा रखा। वो फोन भी माँ के साथ ही टूट गया। तुम्हें उसमें से कुछ भी मालूम नहीं हो सका। आमिर मेरी बात सुनकर पछताने लगा। बोला, तुम ठीक कहती हो। मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सका कि माँ किससे बात करती थी और मैं अभी तक इसी कश्मकश में हूँ। तुम्हें भी कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। फिर मैंने आमिर से कहा कि माँ ने एक वसीयत की है जो कि बहुत ही अजीब है। आमिर बोला कि मैं भी ये वसीयत देख चुका हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। जाहिर है ऐसी जाहिलाना बातें कोई पागल ही कर सकता है। क्या पता अम्मा का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो और खुद से बातें कर रही हो। ये कहकर आमिर रोने लगा। बोला कि मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। मैंने आमिर से कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुमने जो भी किया अब उस पर कुछ नहीं हो सकता। अब वक्त गुजर चुका है। माँ इस दुनिया में नहीं रही।
जो होना था हो गया, अब गम मनाने का क्या फायदा। तुम अच्छी सी लड़की देकर उसे शादी कर लो, हम माँ के गम को भूलना शुरू कर देंगे। मैं आमिर से ये बातें कर ही रही थी कि एक बार फिर मेरी फूफो घर में दाखिल हुई और बोली कि तुम लोग ऐसे ही बैठे हो, उधर खानदान में तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं चूम कर उठ गई। फूफो आप बस भी कर दे, माँ ने अगर पागलपन में ये बात कह दी तो क्या हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते की धज्जियां उड़ा दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किस बात की तैयारियां कर रहे हैं। मेरी फूफो बोली तुम दोनों चलो, मैं तुम लोगों को मौलवी साहब के पास लेकर चलती हूँ, वही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा रिश्ता जायज है या नहीं। अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम सबको दुख होगा। मैं फूफो की बात सुनकर नीचे ही बैठ गई और कहा मुझे किसी से नहीं मिलना। वो कहने लगी कि बेटी वो कोई आम आदमी नहीं है, मस्जिद का इमाम है, हर रोज नमाज पढ़ाता है, ईद की नमाज भी वही पढ़ाता है। ये बात सुनकर मैंने आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। मस्जिद का मौलवी ये बात कैसे कह सकता है। फूफा अब होश के ना खुले, बस बेटी तुम और आमिर एक बार उनसे मिल लो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, फिर चाहे तुम जैसे मर्जी करना और अपनी माँ की वसीयत को फाड़ कर फेंक देना। अपनी फूफो की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानगी हुई कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि ये रात सिर्फ मोहल्ले के मौलवी के पास है। मैंने कहा ठीक है, मैं और आमिर दोनों अभी इमाम साहब के पास जाएंगे और उनको आपकी शिकायत भी लगाएंगे। फूफो अगले ही दिन हम दोनों को वहां पर ले गई। मौलवी साहब ने हमें पहचान लिया और बोले तुम सीमा के बच्चे हो ना, तो बस आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें कोई ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर तुम अपने हकीकी रिश्ते को पहचान सकोगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ ने ये वसीयत क्यों की, लेकिन फिर भी वसीयत जायज है और तुम्हारी शादी होना कोई गुनाह का काम नहीं है। पहले मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो भी फैसला करना हुआ आप कर लेना। मौलवी साहब ने बात शुरू की। देखो बेटी, ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारी माँ की शादी नहीं हुई थी। सीमा एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। ये घराना इतना अमीर था कि आज तक यहाँ किसी गरीब ने शायद उनके घर में बैठकर उनके बराबर खाना भी नहीं खाया होगा। सीमा एक आम से बच्चे को पसंद करने लगी। बच्चा इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त वो मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। बस फिर क्या हुआ, सीमा के बाप को इस बात की खबर मिल गई कि उसकी बेटी एक मामूली से तालिबे इल्म के साथ मोहब्बत करती है, तो सीमा के बाप ने जल्द से जल्द उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पर शादी कैसे होती जब सीमा ही नहीं मान रही थी। पहले तो सीमा को मानना था, उसके बाद शादी होनी थी। गांव में सीमा का बाप बहुत ज्यादा अमीर शख्स माना जाता था। अपनी बेटी की मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं करता। अगर वो कुछ करता तो लोग उसे जाहल और जल्लाद कहते। यूं एक दिन वो अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद करके अपने घर खुशी खुशी आया। उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी उसके घर से जा चुकी है और वो उस मदरसे के लड़के के साथ भाग गई है जिससे वो मोहब्बत करती थी, और फिर उसी इश्क ने उसकी इज्जत पर दाग लगा दिया। सीमा के बाप ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से से लाल पीला होने लगा और कहने लगा कि अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। फिर सीमा के बाप ने हिमानियत की सारी हदें पार कर दी। वो 1 साल तक अपनी बेटी को ढूंढता रहा, यहाँ तक कि उसे अपनी बेटी मिल गई। वो इस वक्त अपने उसी आशिक के निकाह में थी। तुम्हारे बाप ने अपनी हिमानियत की हदें पार करते हुए उसे अपने दोस्तों के साथ भेजकर नहर में गिरा दिया और वो किस्सा हमेशा के लिए तमाम हो गया। और उसकी बेटी हामला थी। उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो अपनी बेटी को अपने घर ले आया और वो लड़का सीमा का खून था, इसलिए वो उसे छोड़ भी नहीं सकते थे, उसको जान से भी नहीं मार सकते थे। बस फिर क्या होना था, वो 1 साल बाद अपने घर आ गई। उसकी गोद में एक बेटा था। वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसका शौहर इस दुनिया से जा चुका था। सीमा का बाप उसके सामने अभी भी एक जालिम इंसान था। उसके बाप ने अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाही थी, पर अब कोई कुंवारा और अच्छे और अमीर घराने का लड़का एक ऐसी लड़की से शादी कैसे करता जो पहले भाग कर गई हो और उसका एक बच्चा भी हो। बस फिर सीमा के बाप ने अपने खानदान में एक बीमार लाचार शख्स से अपनी बेटी की शादी कर दी, जिसकी पहले ही एक बेटी थी और उसकी बीवी इसके जुल्मो सितम की वजह से बच्चे की डिलीवरी के दौरान ही मर गई थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी को कुछ ही नहीं खिलाया पिलाया था और ना ही उसका ख्याल रखा था। सीमा के बाप को यह बात मालूम होते ही उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए शायद ये वसीयत इसलिए भी की थी कि तुम दोनों को अपनी हकीकत का पता चल जाए कि तुम उसकी सगी औलाद नहीं हो और उसका बेटा जो उसे बुरा समझता है वही उसकी सगी औलाद था। शौहर तो काफी सालों से बीमार था तो चल बस गया, लेकिन सीमा को ये बात बताते बहुत देर हो गई। शायद वो अपने पहले शौहर की बात अपने बेटे को नहीं बताना चाहती थी। फिर सालों बाद मालूम हुआ कि सीमा का पहला शौहर जिंदा है, वो मरा नहीं था। उसको सीमा के बाप ने नहर में फेंकवा कर मुर्दा तो समझ लिया था, पर वो किसी तरीके से दूसरी तरफ निकल गया था। पीछे उसकी बीवी के साथ क्या हुआ ये उस बेचारे को खुद भी मालूम नहीं हो सका। अब तुम्हारी माँ और उसका पहला शौहर दोबारा एक होना चाहते थे, पर अपनी बरसों की बिछड़ी मोहब्बत पाने से पहले सीमा इस दुनिया से चली गई और जाते जाते तुम्हें एक वसीयत कर गई कि तुम दोनों बहन भाई आपस में शादी कर लेना। शायद वो इस थोड़े से वक्त में यही कह पाई, पर जो कह के गई उसका मकसद यही था कि तुम अपनी माँ को माफ कर दो और अपनी जिंदगी जैसे चाहो गुजारो। मैं मौलवी साहब की बात सुनकर हैरान रह गई। वो मेरा सगा भाई नहीं था, बल्कि सौतेला भी नहीं था। आमिर तो अलग बाप और एक अलग माँ की औलाद थी। मेरी माँ भी अलग थी, मेरा बाप भी अलग था। हमारे माँ बाप सिर्फ आपस में मियाँ बीवी थे, हमारे हकीकी माँ बाप नहीं थे। बल्कि आमिर की माँ ना ही मेरी माँ थी, ना उसके पापा मेरे कुछ लगते थे। ये मालूम होते ही हम दोनों में झिझक पैदा हो गई, मगर अब भी हम दोनों एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते।
क्योंकि हम अब भी दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं।